गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखें, आज ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसमें वुमेन रिप्रोडक्टिव पार्ट का था, मानव जनन वाली पार्ट था। जो प्रीवियस लेक्चर हुई थी उसमें ओवरी का स्ट्रक्चर बताया गया था। ओवरी में किस तरह से परत आते हैं, सारे परत आते हैं, उसका जो बना हुआ था। और उसके बाद उसमें से ओवा निकला, ओवा की जो परत थी वो बनाया गया था। अब देखें इसमें कि ओवा का जो बनने का क्रम है वो कैसे है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्रम है वो कैसे है। मतलब ओवा का बनने का सीधा सीधा मतलब हुआ क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बनना। तो इसको ढंग से देखें, डिटेल से देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे काफी अधिक मात्रा में हुआ करते हैं और थोड़ा सा डीपली होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव भी। तो इसको ढंग से सुने और साथ ही साथ इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, लिखिएगा भी। चले इसमें मासिक चक्र में चले अपना लोग। मासिक चक्र के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या घटनाएं होती है, 3 अवस्था होती है। उस तीनों अवस्था को 1 by 1 करेंगे। ये तो है काफी कहे तो लंबा टॉपिक है, ये एक क्लास में खत्म भी नहीं होगा। तो जहां तक होगा इसको कर रहे हैं। फिर अगला इसका सेकंड लेक्चर जब आएगा मासिक चक्र का ही, तो उसमें भी किया जाएगा, देखते हैं जहां तक हो। फिलहाल चले इसमें हम सभी बच्चों से पहले ये कहना चाहेंगे कि जो भी अपलोडेड वीडियो है इस अल्पाइन ट्यूटोरियल निर्मली के नाम से, उस पर सभी के सभी 1 by 1 करके है। बायो में उधर 2 चैप्टर भी चल रहा है और 3 चैप्टर भी चल रहा है। जिस बच्चों को दूसरा लेसन से छूटा हुआ था वो दूसरा लेसन कीजिएगा, जिसको तीसरा से था वो तीसरा से कीजिएगा। केमिस्ट्री का भी चैप्टर जो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, वो 1 to 1 आ रहा है, सबके सब अपलोडेड वीडियो है, उसको देखिएगा। तो चले इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टॉपिक मासिक चक्र में खास करके देखा जाए, जो प्राइमेट है, खास करके प्राइमेट एनिमल में मासिक चक्र को देखा जाता है। क्योंकि प्राइमेट एनिमल में मासिक चक्र इसलिए कहा जाए क्योंकि उसमें जो एक मासिक चक्र का क्रम होता है वो एक निश्चित अवधि में होता है और उसमें ब्लीडिंग की क्रिया होती है, इसलिए उसको प्राइमेट कहा गया। रक्त स्त्राव की क्रिया होती है। और जो स्तनधारी है उस स्तनधारी में रक्त स्त्राव की क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको नॉन प्राइमेट में बोला गया। अभी लोग अपना लोग जो ये मासिक चक्र पढ़ रहे हैं ये प्राइमेट की पढ़ रहे हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कपी हो गए, मतलब गोरिल्ला कहते हैं इसको, उस समय इस तरह की क्रिया होती है। तो मासिक चक्र में देखें 28 या 29 दिन का ये मासिक चक्र होता है। उस 28 या 29 दिनों के अंदर उसके ओवरी में क्या परिवर्तन होता है जिसके वजह से ओवा का मोचन होता है, ओवा निकलते हैं, उस क्रम को देखें और उस स्थिति के अनुसार ही ओवा निकलेंगे, अदरवाइज ओवा नहीं निकलते। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो तो ओवा नहीं निकलते। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाए तो 28 या 29 दिन का होता है। 28-29 दिन पे पुनः फिर रिओपन होता है, फिर दोहराया जाता है। कभी कभार होते हैं क्या कि कुछ टाइम पीरियड बढ़ भी जाते हैं या फिर कहें तो टाइम पीरियड घट भी जाते हैं। तो वो शारीरिक घटनाएं हैं वो क्लियर कट इतना नहीं है कि 28 दिन में ही एक्यूरेट हो जाएंगे, या कहें तो 30 दिन में एक्यूरेट हो जाएंगे, या कहें तो 22 दिन में ही ओपन हो जाएंगे। ये एक्यूरेट घटना नहीं होती है। लेकिन कहे तो सामान्यतः देखा गया कि 28 दिनों का ये पीरियड होता है, तो इसलिए इसको 28 दिन या 29 दिन के दरमियान पढ़ते हैं। शारीरिक कमजोरी की वजह से जब रोग वाला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ में, उसमें देखेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे अपना लोग कि किस तरह से कम या बढ़ सकता है वो टाइम पीरियड, या फिर कमने या बढ़ने का बहुत सारी घटना है। शारीरिक कमजोरी भी होते हैं, बहुत सारे मानसिक तनाव भी होता है, इसकी वजह से भी घटते बढ़ते रहता है। एनीवे उसको देखेंगे। ये 28 दिन का, इधर वाला जो फिगर देख रहे हैं इसमें दिखाया हुआ है 28 दिन का ये पीरियड है, 28 या 29 दिन का। इसमें खास तौर पे देखा जाए तो 3 चरण होता है। पहला चरण है ये कि रक्त स्त्राव का चरण होता है। उस रक्त स्त्राव के चरण में कहे तो पहला दिन से तीसरा या 5वां दिन, 3 डेज का भी होता है, 5 डेज का भी, तो 3 to 5 डेज का होता है, वो वाला पार्ट होता है जिसमें रक्त का स्त्राव होता है। फिर वो बंद हो जाती है तो अगला आता है प्रोलिफरेटिंग फेज। जिस प्रोलिफरेटिंग फेज में ओवरी के अंदर की सारी जो टूटे हुए पार्ट होते हैं, मतलब गर्भाशय के अंतःस्तर का टूटा हुआ भाग का फिर से रिक्वायल होना, और उसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल होते हैं उस फॉलिकुलर सेल को फिर से डेवलप होना, प्राइमरी फॉलिकुलर्स के बाद सेकेंडरी के बाद टर्सरी से फिर हार्मोन का सिक्रीशन, ये सारी घटनाएं होती है। तो पहला इसमें फेज देखें लिखा हुआ ब्लीडिंग फेज, रक्त स्त्राव अवस्था, मतलब 1 से 5 दिन का होता है। इस 1 से 5 दिन में रक्त का स्त्राव होगा, जिसमें लगभग रक्त का स्त्राव 75 से 100 ml का होता है। इस 5 दिन के दरमियान 75 से 100 ml रक्त का स्त्राव होता है। और वो जो रक्त स्त्राव होता है वो रक्त स्कंदित नहीं होता, मतलब जमता नहीं है। रीजन क्योंकि उसके साथ
रक्त भी होते हैं, म्यूकस भी होते हैं, मतलब स्लेस्मिक पार्ट भी होता है, ये सारे सब कुछ उसके साथ होते हैं, तो वो रक्त जमता नहीं है। और रक्त स्त्राव जैसे बंद हो गया तो छठा दिन से 11वां दिन की बात आती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ छठा दिन से 11वां दिन की बात आती है। इस 11वां दिन में जो भी ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, इस तरह से इस फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब इसका विकास हो जाता है। इसीलिए इसको लिखा जाता है कि फॉलिकुलर फेज, मतलब क्या पुटकीय अवस्था, मतलब इसमें पुटक का ग्राफ, मतलब क्या प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया, टर्सरी फॉलिकल्स, ये सब वृद्धि करके प्राइमरी वृद्धि करेगा, सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी टर्सरी बदल जाएगा। ये प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाते हैं, मतलब क्या अब ये ओवा का निर्माण करने योग्य ओवा को अपने अंदर विकसित कर लिया। उसके बाद यहां से देखिए 12वां से 14वां दिन की अवस्था आती है। 12वां से 14वां दिन की अवस्था में जो ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल्स था, वो अब ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल गया, टर्सरी फॉलिकल्स में बदल गया। अब वो फट जाएंगे और जैसे फटता है तो उसमें से ओवा मोचित हो जाता है। और अपना लोग ओवरी के स्ट्रक्चर देखे हुए थे, वहां पर चर्चा किया गया था ग्राफियन फॉलिकल्स का, फॉलिकुलर सेल का, तो उसमें इससे ओवा निकल जाएंगे। जैसे ओवा निकलता है तो वो वहां से फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी उसको पकड़ के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, वहां से इस मेथोडेम्पुला के बीच में चले जाते हैं जहां पर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। 14वां दिन के बाद से 15वां दिन के इधर सारी अवस्था होती है, अस्त्रावी अवस्था, सिक्रेटरी अवस्था। इस अवस्था में इंडोमेट्रियम की जो परत होती है उस परत को मजबूत किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है। हार्मोन सिक्रीशन आता है, मैं स्पीकर पे आऊंगा तो बताऊंगा हार्मोन का भी कहानी। तो उसको बिल्डअप किया जाता है ताकि वो इंडोमेट्रियम की जो परत है वो परत मोटा हो जाए, ताकि आने वाले निषेचित जो ओवा होगा वो ओवा को वो गर्भ में धारण कर सके, उसको पोषित कर सके इस अवस्था में, इसलिए इसको बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में जब लिखते हैं तो लिखते हैं क्या इसमें कि ये प्राइमेट में होने वाली घटनाएं हैं जो 28 से 29 दिन के दौरान दोहराया जाता है। और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का एक कहे तो घटना है कि संकेत देता है कि ओवरी अब ओवा को बनाएगा। उसमें भी देखा गया कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ओपन होता है, पहली बार जब ओपन होगा तो 11 या 12 साल का डिफरेंस रखा जाता है, मतलब 12 साल में पहली बार ओपन होता है। 12 या 15 साल की जो उम्र सीमा होती है उसमें पहली बार ओपन होता है। तो जब पहली बार ओपन होता है तो उसको मिनार्क कहते हैं। जो पहली बार ओपन होगा उसको मिनार्क, मतलब रजो दर्शन कहते हैं उसको, हिंदी में इसको रजो दर्शन कहते हैं, मिनार्क। और रजो दर्शन कहने का मतलब मिनार्क कहते हैं। पहली बार ओपन हुआ था तो ये, और ये चलता कब तक है मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे कब तक? पहली बार स्टार्ट हुआ 12 वर्ष की उम्र से और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। 45 से 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कहे तो मासिक चक्र जो फीमेल होती है उस फीमेल में नहीं होता, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो स्टार्ट हुआ रजोदर्शन या मिनार्क, और जब बंद हो गया 45 से 50 के बाद अब नहीं होगा, मतलब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे, मतलब अब वो माताएं संतान को जन्म नहीं दे सकती है, तो उस कंडीशन में उसको रजो निर्वृत्ति कहते हैं, उसको रजो निर्वृत्ति कहते हैं, रजो निर्वृत्ति कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओपन होना सीधा सीधा माताएं अब गर्भधारण के लिए तैयार है, और जब बंद हो जाएंगे तो ये बंद होना खुलना तो अपनी उम्र सीमा में चल रहा है, लेकिन 50 और 45 के बाद जैसे होंगे तो वो बंद हो जाएंगे, तब वो नहीं होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि शुरुआती दौर में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वहां स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में माताएं गर्भधारण को धारण करेंगे ही, ऐसा भी नहीं है। तो इस घटना को पहले लिखें, उसके बाद मैं इस हार्मोनल एक्शन के बारे में चले थोड़ा सा। तो हार्मोनल एक्शन में देखें इसको, देखें इस फिगर को, यहां पर देखें जब स्टार्ट होता है उस क्रम में हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों सेम रूप से काम करता है, मेल और फीमेल दोनों में। जब सेम रूप से काम करता है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगली हिस्सा से, पिट्यूटरी ग्लैंड कहे तो सबसे छोटा ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है हमारी बॉडी का, उसके अग्र हिस्सा से एफएसएच निकलता है और उसके पश्च हिस्सा से एलएच निकलता है। तो ये जैसे एफएसएच और एलएच निकला तो ओवरी पर एक्ट करेंगे। ओवरी का जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, मतलब जनन परत है, जो कहते कॉर्टेक्स मेडुला वाला पार्ट है, तो उस पर एक्ट करते हैं। तो वहां से
ओवरी के अंदर अब प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी में बदलेंगे, टर्सरी में बदलेंगे। तो ओवरी के अंदर वो बदल गया। अब वो क्या काम कर रहा है, एस्ट्रोजन का स्त्राव हो रहा है। कहां से, तो उस फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन के स्त्राव जैसे होंगे तो ये गर्भाशय के, ये हार्मोन्स गर्भाशय के जो अंतःस्तर होगा, जहां पर निषेचित ओवा आके रहेगा, उस गर्भाशय के अंतःस्तर पे, गर्भाशय का ये अंतःस्तर है, इस अंतःस्तर को डेवलप करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, उसको डेवलप करता है। इंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के काम में आते हैं। जैसे जैसे ये इंडोमेट्रियम के परत डेवलप होते चले जाते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स का पार्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में बदल गया, तो इसके जो पार्ट्स होंगे, ये वाला पार्ट, ये थिक्का इंटरना है, थिक्का इंटरना, थिक्का इंटरना। इस थिक्का इंटरना के परत से एस्ट्रोजन स्टार्ट हो जाता है निकलना। ये एस्ट्रोजन वाला पार्ट जो है गर्भाशय के अंतःस्तर को मोटा करना शुरू कर देता है, परत वाला भाग को मजबूत करना शुरू कर देता है, उसकी परत को लेवल बनाना शुरू कर देता है। और जैसे अब ये ठीक उस दिन की क्रिया है 6 से 11वां दिन की। 6 से 11वां दिन में फॉलिकुलर सेल में फुटकी अवस्था है, इसको डेवलप हुआ। इसके बाहरी परत पे ग्रेनुलोसा सेल, चर्चा किए थे क्या कि बहुत सारे ओगोनिया बनता है, उसमें से कुछ ओगोनिया आभा के निर्माण के लिए काम करता है, जो ग्रेनुलोसा सेल से ढक जाते हैं तो प्राइमरी ऊसाइट में बदलता है। वो ग्रेनुलोसा सेल से ढका हुआ पार्ट का जो बाहरी भाग हुआ थिक्का इंटरना, वो थिक्का इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। वही एस्ट्रोजन हार्मोन इस गर्भाशय के अंतःस्तर को मजबूत करता है। गर्भाशय अंतःस्तर को इंड्रोमेट्रियम कहते हैं। ये इंड्रोमेट्रियम वाली परत को मजबूत करता है। तो जैसे जैसे ये इस स्टेज में आते हैं, यहां पर जैसे 14वां दिन की बात करूं मैं, 14वां दिन में आते हैं तो अब एफएसएच और एलएच ये दोनों तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते आ रहे हैं, ओवरी पर एक्ट कर रहा है, ओवरी के जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसको मजबूत कर रहा है। 14वां दिन में आने के बाद इस एलएच हार्मोन का स्त्राव जो है और एफएसएच, इसका स्त्राव काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस हार्मोन की वजह से अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाएंगे और यहां से ओवा को बाहर निकाल देगा। जैसे ये फटेंगे ओवा बाहर निकाल देगा। 14वां दिन की कहानी हुआ। 14वां दिन में ओवा से ओवरी, कहते ओवरी से ओवा बाहर निकल गए। जैसे ओवरी से ओवा बाहर निकल गए तो उसके बाद ओवा जैसे इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर हुआ, तो बाहर होने के बाद ये खाली जगह के अनुसार रह जाता है, खाली संरचना रह जाता है, जिसका रंग बाद में पीला हो जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ओवरी के अंदर से क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या किया कि इंडोमेट्रियम के द्वारा जो गर्भाशय के परत को, मोटाई को बनाया था, उसकी परत को बरकरार रखना शुरू कर देता है। उसकी परत को अब कहे तो बरकरार रखता है, उसकी मोटाई को ढंग से रखता है, उसको संरक्षण करता है, ताकि आने वाले निषेचित ओवा को आराम से उसमें स्थापित कर सके। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट शुरू हो गया। सिक्रीटरी नेचर ऑफ इंडोमेट्रियम मतलब क्या, जो इंडोमेट्रियम की गर्भाशय की परत बनी, उस परत को अब ढंग से वो सिक्रीट करने के लिए तैयार कर देगा, उसको ढंग से पालने लगता है वो। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन आया तो यूट्रस वाला भाग, यानी का यूट्रस के पार्ट को, गर्भाशय के पार्ट की इंडोमेट्रियम की परत को मेंटेन करके रखता है। अब ये मेंटेनेंस पार्ट जब हो गया तो अब ये निकल के ओवा यहां से निकला, कहे तो फॉलिकुलर सेल से, तो वो चले गए किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवा जाने के बाद 2 से 3 दिन तक, ऐसे देखा जाए तो 2 दिन तक वो इंतजार करता है कि 2 दिन में यदि स्पर्म आ गए तो वो निषेचित हो जाएंगे, अदरवाइज वो निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहां पर देखें कि ये तो काम हो रहा है। जिस समय में अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन निकल रहा था और कहे तो ये एस्ट्रोजन का पार्ट आ रहा था, अधिक मात्रा में एलएच हुआ, तो एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में हुए, ग्राफिक फॉलिकल्स खूब ढंग से परिपक्व हो गया, ओवा को मोचित कर दिया, तो ओवा उधर निषेचन की क्रिया कर लिए। तो उसी समय में एस्ट्रोजन का लेवल के क्रम में यहाँ एलएच वाला जो पार्ट है, ये एलएच हार्मोन जो 14वां दिन अब ओवा के अंदर उपस्थित जो ग्राफियन फॉलिकल्स था उसको ब्रस्ट करने के लिए काम कर रहा है, वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो ये फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
जिसके कारण से पॉजिटिव फीडबैक में मतलब धनात्मक की क्रियात्मक जो क्रिया चल रही थी वो ढंग से चल रहा है, एकदम एक्सेस पॉइंट पे चल रहा है, तो उस समय में एलएच सर्ज का एक टर्म दिया गया है। एलएच सर्ज का मतलब होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन एकदम हाई लेवल पे हो जाना, जिसके वजह से ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है। 14वां दिन का ये घटना मैं बोल रहा हूँ। ओवुलेशन की क्रिया होती है, अंडा का बाहर आ जाना, मतलब कि फॉलिकुलर सेल से अंडा का बाहर आ जाना, ये घटना हो जाती है। निषेचन की क्रिया हो जाएगी। यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होने के बाद ओवा 2 दिन के बाद सरगल जाएंगे। वहां के बाद जैसे ओवा सरगल जाएंगे तो उसके वियोग में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल गए तो वो पीला कलर का जो पार्ट था कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। वो कॉर्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन की स्त्राव को कम कर देगा। धीरे धीरे उसके वियोग में वो भी चिंता से मर जाते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाते हैं कॉर्पस एल्ब्यूमिनस में। और कॉर्पस एल्ब्यूमिनस जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को धीरे धीरे कम कर देता है। तो ये जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, एस्ट्रोजन का भी कम हुआ, ये निगेटिव फीडबैक भेज देता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाले हार्मोन थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करता था, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले थे, तो इसका लेवल कम हो जाता। जैसे इसका लेवल कम हुआ ब्लड में तो ये सब धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो 14वां दिन के बाद जिस दिन से फॉलिकुलर सेल बना उस दिन से 8वां दिन तक में वो यदि हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो निगेटिव फीडबैक भेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कम कर देंगे, रक्त में इसकी मात्रा बढ़ गए, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। तो उस क्रम में जो ग्राफियन फॉलिकल्स था वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगला क्रिया 23वां दिन में जाने के बाद पुनः ये घटना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें जो फीडबैक नेगेटिव की वजह से हो रहा था उसकी वजह से फिर से ओवरी के अंदर ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो 23वां दिन से फिर प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करें। तो एक मंथ में एक ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में ओवा को मोचित किया, तो दूसरे मंथ से दूसरे ओवरी से ओवा मोचित होगा। एक मंथ में दोनों ओवरी से ओवा मोचित नहीं हो सकता है। चलें, इस चीज को आप ढंग से, मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप ढंग से समझ गए होंगे। यदि इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसको लिखें पहले 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करें इसमें लिखना। पहला पॉइंट इसका, फीमेल प्राइमेट में, और फीमेल प्राइमेट बोल दिए तो सीधा सीधा समझिएगा मनुष्य है, बंदर है, कपी है। फीमेल प्राइमेट में ओवा का बनना एक चक्र के अधीन होता है, जिसे मासिक चक्र, आवर्त चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। यह चक्र 28 या 29 दिनों का होता है। मासिक चक्र का होना ओवरी से ओवा का निकलने का संकेत होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, मासिक चक्र का शुरुआत 12 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होते हैं और 45 से 50 वर्ष के उम्र में बंद हो जाती है। जब पहली बार मासिक चक्र प्रारंभ होती है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, और 45 या 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाती है तो उसे रजो निर्वृत्ति कहते हैं। इस चक्र के दौरान गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन वर्क करता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कह दिए,
ये ओवेरियन हार्मोन कह दिए, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में ये और ये दोनों आ जाते हैं, कार्य करते हैं। अगला टॉपिक में अपना लोग देखेंगे क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं, ये अवस्था किस तरह से होते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं होते हैं, सारी अवस्थाओं को देखेंगे। अगला टॉपिक में देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं, साइकिल की अवस्थाएं, ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं इस कहानी को। पहला दिन जो ब्लीडिंग का ये फेज मैं पढ़ाऊंगा, उस फेज में टोटल को 1 बाय 1 करके लिखेंगे। इसमें ये सारी घटना जितना बोला मैं उसको लिखूंगा। तो इसमें जस्ट लाइक एक बार रिवीजन कर ले, फिर इसको अगला स्टेज में चलेंगे अपना लोग। पहला फेज 1 to 5 डेज का, जिसमें ब्लीडिंग फेज होता है, उसमें कहे तो गर्भाशय की अंतःस्तर टूट के ब्लड के साथ और म्यूकस श्लेष्मा के साथ मिलके बाहर आ जाता है, रक्तस्राव होता है। ये कहे तो 75 से 100 ml का प्रत्येक दिन का कहे तो उसमें टोटल जो ब्लड निकलता है इस 1 to 5 डेज में 75 से 100 ml का ब्लड होता है। उसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रत्येक दिन कितना आता है। उसके बाद ये 6ठा दिन से 14वां दिन जो है ये कहे तो पुटी की अवस्था है और ओव्यूलेशन अवस्था है। खास करके ये दोनों अवस्था एक साथ ही होते हैं, 6ठा से 11वां दिन और 12वां से 14वां दिन, ये दोनों एक ही अवस्था के हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हूँ। फॉलिकुलर सेल पहले डेवलप होगा तो ओव्यूलेशन की क्रिया होगी। उसके बाद इधर से 14वां दिन के बाद से लेकर इधर जो 28वां दिन होगा, इसमें सारी सिक्रेटरी अवस्था होते हैं, नए नए जो परत बनते हैं उस सभी परत को मेंटेन करता है, हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, सारी घटनाएं होती है इधर। और इसमें देखें कहें क्या कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकला वो पीट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया, पीट्यूटरी ग्लैंड के अगला हिस्सा से एफएसएच निकला। एफएसएच का क्या काम हुआ भैया, एफएसएच का क्या काम हुआ कि ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स था उसको डेवलप करना। उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसके अंदर आभा को तैयार करना। ल्यूटिनाइजिंग है जो हार्मोन है एलएच जो है 14वां दिन एक्सेस पर चले जाते हैं, तो वहां जाने के बाद वो आभा को कह तो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकालने का काम करता है, मतलब ओवरी को कह तो आभा को निकालने का, मोचित करने का काम करता है। ग्राफियन फॉलिकल्स को कह तो ब्रस्ट करने का काम करता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव फीडबैक। और एलएच सर्ज की बात किया मैंने, एलएच सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्सेस हो जाना, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो एफएसएच का काम है ग्राफियन फॉलिकल्स को डेवलप करना, एलएच का काम है ग्राफियन फॉलिकल्स को कह तो ब्रस्ट करवाना, फाड़ना, जिससे ओवा निकल जाए। ओवरी के अंदर से जो एस्ट्रोजन वाला पार्ट है वो थिक्का इंटरना, ग्राफियन जो फॉलिकल्स की बाड़ी परत है ग्रेनुलोसा सेल वाला, उससे थिक्का इंटरना से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो इंडोमेट्रियम की परत को, गर्भाशय की परत को मजबूत करता है। मजबूत करने के बाद जैसे ओवरी से कहते ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल गया तो वो खाली जगह बच जाता है, उस फॉलिकुलर सेल के अंदर से ओवा निकलने के बाद वो खाली बच जाता है, जिसको कहते हैं अपना लोग कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंतःस्तर को जो मोटाई बन चुकी है इसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से उसकी मोटाई को मेंटेन करके रखता है। और ये यूट्रस वाला पार्ट है, तो यूट्रस के अंदर की बात है, ये इंडोमेट्रियम की परत इसको मेंटेन करके रखता है। यदि निषेचन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का जो निषेचन नहीं होने के बाद, जैसे ओवा गया फैलोपियन ट्यूब में और वहां निषेचन नहीं हुई, तो उस निषेचन नहीं होने के क्रम में ओवा सड़ के मर जाएंगे, गल के मर जाएंगे। तो वहां पर उस स्थिति में नेगेटिव फीडबैक भेज देता है यहाँ से, तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से फिर से ये क्रिया शुरू करते हैं, कम हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो ब्लड में हाई हुआ था वो अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल ओपन हो जाएगा। तो ये सारी इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ये कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगला हिस्सा से कौन निकलता है, पिछला हिस्सा से कौन निकलता है, एफएसएच का क्या काम है, एलएच का क्या काम है, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है, थिक्का इंटरना से, प्रोजेस्टेरोन कब निकलता है, तो वो फटेगा तब निकलेगा, यूट्रस के दीवार को मजबूत करता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में एलएच सर्ज आ जाएंगे, ओव्यूलेशन होगा, नेगेटिव फीडबैक में फिर से ओपन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो ये सारी घटनाएं होती है। अगला टॉपिक अपना लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं। इसको ढंग से लिखिएगा, ढंग से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव हो सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में 2 बदलाव आते हैं, पहला तो ओवरी में बदलाव आता है और दूसरा
गर्भाशय में बदलाव आता है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि दो बदलाव आया, एक गर्भाशय में कहें तो यूट्रस के दीवार में इंडोमेट्रियम जो अंतर दीवार है, और एक गर्भाशय में, तो दो परिवर्तन आते हैं। इस दोनों परिवर्तन को हार्मोन एक्शनल के अकॉर्डिंग फिर फिगर बनाएंगे और उसको अगला टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं में। तब तक आप इसको ढंग से नोट्स तैयार कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।